नमस्कार दोस्तों। आज जिन राष्ट्रों को हम अलग अलग उत्तर और दक्षिण कोरिया के नाम से जानते हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। गोजोसेन ये नाम कोरिया की प्रारंभिक राजनीतिक पहचान थी। इसकी स्थापना लगभग 2333 ईसा पूर्व मानी जा सकती है। यह एक कृषि आधारित जनजातीय राज्य व्यवस्था थी। चीन के राज्यों से संपर्क और संघर्ष के कारण यहाँ लौह उपकरण, शासन व्यवस्था और सैन्य संगठनों का विकास हुआ। गोजोसेन के पतन के बाद प्रायद्वीप में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। गोगुर्यो, बाकजे और सिल्ला, जो कि एक ईसा पूर्व से 7वीं ईस्वी तक मानी जाती है। गोगुर्यो ये उत्तरी कोरिया और मंचूरिया का शक्तिशाली लड़ाकू राज्य था। बाकजे दक्षिण पश्चिम कोरिया का राज्य था। यह बौद्ध धर्म व कला का प्रमुख केंद्र था। और सिल्ला दक्षिण पूर्व क्षेत्र का राज्य था। बाद में जो तांग साम्राज्य यानी चीनी साम्राज्य की सहायता से बाकजे और गोगुर्यो को पराजित किया। 668 ईस्वी में पूरा प्रायद्वीप एकीकृत किया गया। इसी से जन्म होता है यूनिफाइड सिल्ला का। सिल्ला के पतन के बाद कोरिया फिर छोटे राजनीतिक समूहों में बंट गया, जिसमें से एक था गोर्यो साम्राज्य, और यहीं से नाम पड़ता है कोरिया। यही वह काल है जब धातु से बनी मूवेबल टाइप प्रिंटिंग विकसित होती है और बौद्ध संस्कृति अपने शिखर पर पहुंचती है। 1392 ईस्वी में फिर सत्ता बदलती है और शुरू होता है जोसेन राजवंश। इनका शासन लगभग 500 वर्षों तक चला और 1910 में खत्म हुआ। इस दौर में कन्फ्यूशियस परंपरा का अनुपालन किया जाता था, जो प्रशासन और समाज को दिशा देती है। हंगुल लिपि का जन्म इसी दौर में हुआ। यह है कोरिया की वह यात्रा जो प्राचीन राज्यों से शुरू होकर जोसेन युग में अपनी पहचान पाती है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की नींव पड़ी। 1910 में जापान द्वारा कोरिया का विलय। 1910 में जापान ने औपचारिक रूप से कोरिया का अधिग्रहण कर लिया और उसे अपने साम्राज्य के अधीन ला दिया। इस काल को कोरिया का औपनिवेशिक काल कहा जाता है। जापानी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कठिन सैन्य शासन लगाया गया, जिसमें प्रशासन, कानून, शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर जापान का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। कोरियाई भाषा, संस्कृति और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए और किसानों की बड़ी मात्रा में भूमि जापानी कंपनियों और जमींदारों के हाथों चली गई। 1919 का 8 मार्च राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 1919 में वुड्रो विल्सन के सेल्फ डिटर्मिनेशन विचार और स्वतंत्रता की लहर से प्रेरित होकर कोरिया में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हुआ। 1 मार्च 1919 को छात्रों, बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं ने स्वतंत्रता घोषणा पत्र पढ़कर व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, लेकिन जापानी प्रशासन ने दमन, गोलीबारी और गिरफ्तारियों के माध्यम से इसे कुचल दिया। इसके बावजूद इस आंदोलन ने कोरियाई राष्ट्रवाद को मजबूत किया और स्वतंत्रता संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। शंघाई में कोरियाई अस्थायी सरकार का गठन। 1919 के बाद कई राष्ट्रवादी नेता जापान के दमन से बचकर विदेश चले गए और चीन के शंघाई में कोरियन प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की। इसका नेतृत्व सिंघमन री, किम गू जैसे नेताओं ने किया। यह सरकार कोरिया पर प्रत्यक्ष शासन नहीं कर पाई, लेकिन विदेशों में कोरियाई स्वतंत्रता के लिए राजनयिक समर्थन जुटाने, प्रवासी समुदाय को संगठित करने और आंदोलन को वैचारिक दिशा देने में महत्वपूर्ण रही। 1920 से 1930 के दशक का आर्थिक व सांस्कृतिक नियंत्रण। 1920 और 1930 के दशक में जापान ने कोरिया को अपने औद्योगिक विकास का औपनिवेशिक केंद्र बना दिया। रेल मार्ग, खनन और उद्योग विकसित किए गए, परंतु इनसे मिलने वाले लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा जापानी कंपनियों को मिला। कोरियाई मजदूरों को कम वेतन पर कठिन श्रम करना पड़ा। इसी के साथ सांस्कृतिक असिमिलेशन की नीति लागू की गई, जिसमें कोरियाई इतिहास और भाषा की पढ़ाई सीमित कर दी गई। लोगों पर जापानी नाम अपनाने तथा जापानी पहचान के अनुरूप ढलने का दबाव डाला गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्यीकरण 1937 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में जापान ने कोरिया के संसाधनों और मानव शक्ति का व्यापक उपयोग किया। बड़ी संख्या में कोरियाई पुरुषों को मजबूरी में फैक्ट्रियों, खानों और सैन्य श्रम कार्यों में भेजा गया। अनेक कोरियाई महिलाओं को कंफर्ट वुमन के रूप में शोषित किया गया, जो इस काल की सबसे त्रासद घटनाओं में गिना जाता है। इस अवधि को कोरिया के औपनिवेशिक इतिहास का सबसे कठोर और पीड़ादायक चरण माना जाता है। 1945 में जापान की हार और कोरिया की मुक्ति। अगस्त
1945 में जापान के आत्मसमर्पण के साथ कोरिया औपचारिक रूप से स्वतंत्र हुआ, किंतु स्वतंत्रता एकीकृत राष्ट्र के रूप में नहीं मिल सकी। युद्धोत्तर राजनीतिक समीकरणों के कारण कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा पर दो प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया गया। उत्तर में सोवियत संघ का नियंत्रण और दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशासनिक प्रभाव। इसे अस्थायी व्यवस्था माना गया था, पर आगे चलकर यह स्थायी राजनीतिक विभाजन की नींव बन गई। 1948 में दो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण। 1948 में विभाजन राजनीतिक रूप से स्थिर हो गया। दक्षिण कोरिया में रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना हुई और सिंगमन री उसके प्रथम राष्ट्रपति बने। वहीं उत्तर कोरिया में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का गठन हुआ। किम इल संग उसके सर्वोच्च नेता बने। दोनों राज्यों की राजनीतिक विचारधाराएं विपरीत थीं। दक्षिण पूंजीवादी और अमेरिकी समर्थक, जबकि उत्तर साम्यवादी और सोवियत समर्थित, जिसके कारण सीमाओं पर तनाव बढ़ता गया। 1950 में कोरियाई युद्ध की शुरुआत। 25 जून 1950 को उत्तर कोरियाई सेना ने 38वीं समानांतर रेखा पार कर दक्षिण कोरिया पर हमला किया। युद्ध शुरू हो गया। शुरुआती चरण में उत्तर की सेनाएं सियोल तक पहुंच गईं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के नाम पर अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाएं दक्षिण की ओर से युद्ध में उतरी। जब युद्ध उत्तर की सीमा तक पहुंचा तो चीन ने उत्तर कोरिया के समर्थन में हस्तक्षेप किया। वहीं सोवियत संघ ने परोक्ष सैन्य सहायता दी। युद्ध कई मोर्चों पर आगे पीछे खिसकता रहा और भारी जनहानि हुई। 1953 का युद्ध विराम और डीएमजी की स्थापना। 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते ने युद्ध रोक तो दिया, लेकिन स्थायी शांति संधि नहीं हुई। दोनों देशों की सीमा पर डिमिलिटराइज्ड जोन यानी डीएमजी स्थापित की गई, जो आज भी दुनिया की सबसे कड़ी सैन्य सीमाओं में गिनी जाती है। इस कारण उत्तर और दक्षिण कोरिया अब भी तकनीकी रूप से युद्धरत राष्ट्र माने जाते हैं, क्योंकि उनके बीच औपचारिक शांति संधि नहीं हुई। हम आपके लिए ऐसी ही शोध आधारित कहानियां लाते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।